नमस्कार, मैं ब्रिजेश सानी फ्रॉम इन्वेस्टफंड्स। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कोविड-19 की वजह से हमारे देश को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोविड-19 सारी दुनिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। पूरी दुनिया देख रही है कि मंदी उसके सिर पर खड़ी हुई है। ये ऐसे दशा में आम आदमी इन सब चीज़ों के बारे में जान नहीं पाता और मेरी कोशिश होगी कि हमको जो लॉसेस हो रहे हैं उनसे मैं आपको रूबरू कराऊं कि कहाँ कहाँ हमारे देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं सबसे पहले जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हमारी आम भाषा में हमारी ग्रोथ का रेट है। पहले 8% के आसपास हुआ करता था, अभी कुछ टाइम पहले 4.5 तक गिर गया था। और कोविड-19 के बाद अभी आईएमएफ ने प्रोजेक्शंस रिलीज किए हैं। उनका कहना है कि भारत 2020-21 में 1.9% की ग्रोथ शो कर रहा होगा। यह पिछले कई दशकों का लोएस्ट है। एक और रिपोर्ट आई है बार्कलेस की। उन्होंने तो कहा है कि 2020 कैलेंडर ईयर में हमारी 0% ग्रोथ होगी और 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में हमारी ग्रोथ 0.8% होगी। बार्कलेस के हिसाब से हमारे लॉसेज 8.1% ऑफ जीडीपी होंगे और ये लगभग 234.6 बिलियन डॉलर है। मतलब रुपये टर्म्स में देखें तो 15 से 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हमारे देश को उठाना पड़ रहा है। अब ये कैसे है और कौन कौन से सेगमेंट्स में है, आइए इसमें अब हम सेगमेंट वाइज बात करना शुरू करते हैं। जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट का बिगेस्ट जनरेटर भी है, वो है रिटेल एंड कंजम्पशन साइकिल। इसमें हमारी सर्विसेज भी जुड़ जाती हैं और ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। हमारे देश की 45 करोड़ जनता की आजीविका का सबसे बड़ा साधन यह सेगमेंट है। इसका मंथली टर्नओवर लगभग 4,55,000 करोड़ रुपए है और इस सेगमेंट के लॉसेज एस्टिमेट किए गए हैं लगभग 1,95,000 करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। यहाँ पर ले ऑफ का मतलब बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है हमारी सरकार के लिए। दूसरा बड़ा सेगमेंट है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में एक्टिविटीज़ स्टैंड स्टिल हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो ही नहीं रही हैं और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ऐसा कोई इजी मनी लोगों के पास नहीं आने वाली है कि लोग इमीडिएटली जाकर प्रॉपर्टीज़ खरीदना शुरू कर देंगे। वो एक्टिविटी स्टार्ट होने में काफ़ी समय लग सकता है और ये बहुत बड़ा डेंट साबित होने वाला है। इस सेगमेंट के लॉसेज जो एस्टिमेट किए गए हैं इनकी एसोसिएशन की तरफ से, वो लगभग 1 लाख करोड़ हैं। अगला सेगमेंट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एक लाइफलाइन होती है हर इकोनॉमी की। उससे इंडिकेट होता है कि हमारी इकोनॉमी कितना चल रही है। हमारे देश में लगभग 1 करोड़ ट्रकर्स हैं, जिसमें से 90% स्टैंड स्टिल है, ले ऑफ पर हैं और उसके बाद केवल 10 लाख ट्रकर ऑन मूवमेंट है फॉर एसेंशियल कमोडिटीज एंड सर्विसेज। जब तक लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद इमीडिएटली एक ये पैरामीटर बन जाएगा सेगमेंट कि हमारी इकोनॉमी कितना मूवमेंट करना शुरू कर रही है, इनको कितना लोड मिलना शुरू हो गया है। दैट विल बी द इंडिकेटर। और इनकी एसोसिएशन ने भी लॉसेज लगभग 1 लाख करोड़ के एस्टिमेट किए हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी के एक और स्तंभ, ऑटोमोबाइल सेक्टर की। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक्टिविटीज़ लगभग स्टैंड स्टिल हैं। इमीडिएट लॉसेज नियरली 60 to 70% तक के एस्टिमेट किए जा रहे हैं, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनकी एसोसिएशन को एक्सपेक्टेशन है कि 10 से 15% तक के लॉसेज इनको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर और एंसिलरीज का भी बहुत अहम रोल होता है और यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी अहम मुद्दा बनने वाला है। तो यहाँ पर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना होगा और यहाँ के लॉसेज लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ के एस्टिमेट किए जा रहे हैं। अगली बात करते हैं आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर को ग्लोबल बिजनेस में थोड़ा डेंट देखने को मिलेगा, लेकिन रुपी डेवैल्यूएशन से उनको फ़ायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी सेक्टर अपने बहुत से लॉसेस को वर्क फ्रॉम होम से भी ऑफसेट कर रही है। वर्क फ्रॉम होम से यहाँ तक सुनने में आया है कि ये कंपनीज प्रेशर देकर, जॉब के ले ऑफ का डर दिखाकर ज़रूरत से ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश कर रही हैं। तो ये भी एक गलत तरीका है। हो सकता है कि सरकार इसके ओर भी नज़र रखे, लेकिन
यहाँ पर इनके लॉसेस एज कंपेयर टू अदर सेक्टर थोड़े कम होंगे, लेकिन ले ऑफ का डर यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पर है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेगमेंट, एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा आधार स्तंभ। कोविड-19 के पहले भी बैंक्स एनपीए से बहुत बुरी तरह से जूझ रहे थे। हमारे एनपीए आज से 7-8 साल पहले लगभग 2.3 लाख करोड़ के आसपास थे। उसके बाद श्री रघुराम राजन जी आरबीआई के गवर्नर बनकर आए और उन्होंने इकोनॉमिक प्रूडेंस के तहत कुछ सख्ती की कि बैंक्स अपने एनपीए गलत तरीके से छुपा ना पाएँ, जिसकी वजह से कुछ स्कैम्स भी सामने आए और हमारे एनपीए बढ़कर 9 लाख करोड़ तक पहुंच गए। अब उसके बाद कोविड-19 स्ट्राइक हो गया और नेचुरल है इसके बाद फिर से रिटेल डिफ़ॉल्ट का खतरा भी पैदा हो गया है। हमारे देश में इतने लार्ज स्केल पर रिटेल डिफ़ॉल्ट शायद कभी नहीं हुआ होगा जिसकी संभावना अभी व्यक्त की जा रही है। इसका इम्पैक्ट बैंक के एनपीए पे फिर से पड़ने वाला है और नेचुरल है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बुरी तरह से डिक्लाइन होगी। अभी कल आरबीआई ने बैंक्स को डिविडेंड देने से भी बैन लगा दिया है और कुछ बहुत सारे मेजर्स भी अनाउंस किए हैं। इस तरीके से देखा जाए तो बैंक्स में रिस्क काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ मेरा आपको सजेशन है कि अपने सेफ्टी के लिए अपने डिपॉजिट्स को एक बैंक में ना रखें। यह मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था। आप अपने डिपॉजिट्स को 2-3 बैंकों में डिवाइड करके रखिए। बैंक्स को भारत में यूजुअली सरकार बहुत सपोर्ट करती रही है, लेकिन अब आगे कितना कर पाएगी ये कहना अभी संभव नहीं है, क्योंकि हर सेगमेंट के लॉसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो सेफ्टी सुरक्षा आपके हाथ में है। अब बात करते हैं टूरिज्म की। जब तक कोविड-19 के बादल पूरी तरीके से छट नहीं जाते तब तक टूरिज्म इंडस्ट्री को रिसेशन का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है और इससे कई प्रदेशों की इकोनॉमी टोटली डिपेंड करती है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हमारे नॉर्थ ईस्ट हो गया, या कई कंट्रीज़ के बारे में भी हम कह सकते हैं। इस सेगमेंट को सबसे लंबी मंदी का सामना करना पड़ेगा और यहाँ के भी लॉसेस बहुत ही एनॉर्मस होने वाले हैं। ऑयल, गैस और मेटल्स, ये सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं। इनकी प्राइसिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही तय होती है और डिमांड के हिसाब से इनका प्राइसिंग होती है। नेचुरल है, जब मंदी अगर हमारे सिर पर खड़ी है तो वहाँ पर डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत निगेटिवली माइनस होगा। इसलिए यहाँ पर डेंट भी बहुत लंबा है। इस डेंट को कैलकुलेट तो मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन यहाँ पर सरकार को अपनी पॉलिसीज से थोड़ा सा राहत पहुँचाने की ज़रूरत पड़ती है, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब बात करते हैं कोविड-19 के बाद उभरने वाले सबसे बड़े चैलेंज की, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने कुछ ऑनलाइन सर्वेज देखे हैं और ये पाया है कि ऑन एवरेज नियरली 20% ले ऑफ का खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है। ये बहुत ही भयानक फिगर है। कोविड-19 के पहले भी हम अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे थे और उसके बाद कोविड-19 ने उसमें आग में घी डालने का काम किया है। इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ, कुछ कंपनीज़ को जो है उनको एक्स्ट्रा स्टाफ लग रहा है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके उनको 15 डेज़ एम्प्लॉयमेंट गारंटी देनी चाहिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन ये है उनका बारे में एम्प्लॉयज़ के दिल में विश्वास को भी जनरेट करेगा, लाइवलीहुड की प्रॉब्लम नहीं जनरेट होगी और कोई हो सकता है हम एक सोशल पैंडमिक से भी बच जाएं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है जो विश्वास काम आएगा जब 2021 में जब हमारी इकोनॉमी के बारे में आईएमएफ का विचार है कि हम लोग बहुत ही शार्प टर्न अराउंड लेंगे और वी विल क्लॉक 7.4% ऑफ ग्रोथ बैक टू नॉर्मल्स। तो वहाँ पर इस विश्वास को जो कंपनीज जनरेट करेंगी अपने लिए भुना सकती हैं और वो किसी भी गेन से ज़्यादा बड़ा होगा। इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव हैं तो कहीं कुछ तो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम एनालाइज करते हैं कि हम कहाँ कहाँ गेन भी कर सकते हैं। हमारी इंपोर्ट्स के वजह से चाइना पर डिपेंडेंस लगभग 45% है।
इलेक्ट्रॉनिक्स में 45%, ऑर्गेनिक केमिकल्स में 38%, ऑटोमोटिव पार्ट्स में 25%, आपके फर्टिलाइजर्स में 25%, फार्मा इंग्रेडिएंट्स में 70%, मोबाइल्स में 90% और मीडिया एंड फार्मा एलाइड प्रोडक्ट्स में 36%, डाइज एंड केमिकल्स में 38%। ये हमारी उनके ऊपर डिपेंडेंस है। और जो सुनने में आ रहा है कि जापान की 200 कंपनीज अप्रोच कर रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स को चाइना से शिफ्ट करना चाहती हैं, उसमें वो कई कंट्रीज से बात कर रही हैं जिसमें हमारी सरकार भी शामिल है। यूरोपियन यूनियन भी ऐसा ही कर रही है और अमेरिका तो बार बार चाइना पर ब्लेम लगा रहा है कि ये सारा उसका बायोलॉजिकल वारफेयर है और वो वहाँ से अपने बिजनेस को श्रिंक करने की सोच रहा है। नेचुरल है कि हम इस सारे प्रोसेस में, इस पूरी शिफ्टिंग का अगर 25% शेयर भी लेने में सफल हो जाते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। यह हमारी बहुत से चैलेंजेस को ऑफसेट कर देगा। अनएम्प्लॉयमेंट तो भूल ही जाइए कि अगर 25% अगर हम शिफ्ट करने में सफल हो जाते हैं। यहाँ जरूरी क्या है? यहाँ जरूरी है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारी पॉलिसीज अनाउंस की थी और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शार्प इम्प्रूवमेंट शो किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उतना बड़ा पैसा नहीं आया जितना कि सरकार को उम्मीद थी। इसका मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा कारण है वो डबल टैक्सेशन। कोई भी कंपनी अपनी इनकम पर दो कंट्रीज में टैक्स नहीं देना चाहती है। वहाँ पर हमारी सरकार को एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर बनाकर उनकी गवर्नमेंट से बात करके एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां आने के लिए लालायित हों। यह इकोनॉमी के लिए बेहतर है, ये पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बेहतर है, ना केवल हमारे लिए। और नेचुरल है कि हमारी चाइना के ऊपर से जब डिपेंडेंस कम होगी तो हमारे को सुपर पावर बनने से भी कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर यह भी सुनने में आया है कि चाइना हॉस्टाइल टेकओवर्स की पिट कर रहा है। उसने गिरती हुई बाजार में, कोविड-19 के बाद गिरती हुई बाजार में सारी दुनिया में लगभग $2 ट्रिलियन की परचेजिंग करी है। भारत में भी पता चल रहा है कि उन्होंने HDFC बैंक में लगभग 1.1 करोड़ शेयर खरीदे हैं। नेचुरल है इन हॉस्टाइल टेकओवर बिड्स को गवर्नमेंट को ही ऑफसेट करना पड़ेगा, उसको सख्ती दिखानी पड़ेगी और ये सारी देशों की गवर्नमेंट्स इस मामले में अब जागरूक होती दिखाई दे रही हैं। अब नेशनल लेवल पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को फिस्कल प्रूडेंस की पॉलिसी को 1-2 साल के लिए फॉरगो करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमारे टैक्स कलेक्शंस गिरते हैं। नेचुरल है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, टैक्स कलेक्शन गिरते हैं तो कैड बढ़ेगा, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, लेकिन वो नीड ऑफ द आवर है। IMF कह रही है कि 2019 में हम लोग बहुत शार्प टर्न अराउंड दिखाने की कुव्वत रखते हैं। अगर ऐसा कर पाने में हमारी सरकार और हमारी जनता सफल हो जाती है तो ये सारी चीज़ें अपने आप ऑफसेट हो जाएंगी और फिर हम वापस आ सकते हैं अपनी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पर, जिसके लिए हमको ग्रोथ के लिए सारी दुनिया लड़ रही है, हम भी लड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होगी। अभी से ही कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने ब्लेम लगाना शुरू कर दिया है कि हमारे लिए पैकेजेस अनाउंस नहीं किए गए हैं कोविड-19 के। तो भारत में सबसे बड़ा रोग पैकेज का लालच है, क्योंकि उनको राजनीति चलानी है। हमारी गवर्नमेंट के पास एडिक्वेट मेजॉरिटी है, वो इसको चिंता ना करके सख्ती के साथ आगे बढ़े, यही हमारे और देश के लिए और देशवासियों के हित में है। और मैं समझता हूँ मोदी सरकार इसी लाइन पर आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। मैंने बहुत कोशिश की आपको सिंपल वर्ड्स में कोविड-19 से होने वाले लॉसेस को समझा पाऊँ और कुछ मेजर्स भी बताने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।